हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए फेज सेकंड का पार्ट 11 लेके। हम लोग अब तक 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। उनमें से 3 पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके अलावा बाकी पार्ट्स में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ, एग्रीकल्चर की स्टैटिक सीरीज़ भी साथ में चल रही है। उसमें भी 2 पार्ट ऐड हो चुके हैं। कल तीसरा पार्ट ऐड हो जाएगा और नाबार्ड सीरीज़ में भी कल 12th पार्ट ऐड हो जाएगा। अभी तक थोड़ा स्लो चल रहे थे। देखिए, दोनों गुड न्यूज़ हैं। पहली बात तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, इसलिए मैं नाबार्ड के पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, मतलब कि पार्ट अपलोड करूंगा नाबार्ड के एक्स्ट्रा। साथ ही साथ आपका लॉकडाउन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम कोई भी कंडीशन नहीं कि 15 जून से पहले हो जाए, यानी 15 जून से पहले कोई भी कंडीशन नहीं है इसके होने की। तो आप याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन हमारे लिए अच्छी हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कर्नल सेवांग रिंगसेन सेतु श्योक रिवर पे बना है किस स्टेट या यूटी में। तो आपके कर्नल शिवांग रिंगसेन सेतु आपका लद्दाख इस समय यूनियन टेरिटरी है। वहीं पे आपका कर्नल शेवांग रिंगसेन सेतु बना है श्योक रिवर पर। श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आपकी सिंधु, जो आपकी सिंधु रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर। आपको याद है 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु रिवर ट्रीटी हुई थी। WB यानी वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन करवाया था। इसके तहत जो साउथ की 3 नदियां हैं आपकी सतलज, रावी, चिनाब, ये जो है आपकी सतलज, रावी, ब्यास, इनका पानी इंडिया को दिया गया है। और जो नॉर्थ की 3 नदियां हैं चिनाब, झेलम और सिंधु, उसका मात्र 20% पानी इंडिया को दिया गया है, बाकी 80% पाकिस्तान को दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं 1960 में सिंधु वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर साइन हुई थी? कराची में साइन हुई थी। आप याद रखिएगा, हमारी तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किए थे और उनकी तरफ से अयूब खान, जनरल अयूब खान ने साइन किया था। तो रिसेंटली जो सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर, लद्दाख में बहती है, वहाँ पे कर्नल शेवांग रिंगसेन सेतु बनाया गया है। ये लद्दाख को इंडिया से जोड़ता है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये ब्रिज बनाया किसने है? तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये ब्रिज बनाया है। आप याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। मैं बता दूं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ब्रिज बनाता है, जो भी इंडिया के फ्रेंडली नेशंस हैं। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम है, UPSC का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की है गवर्नमेंट सर्विसेज में। यानी इनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं उनके 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए। तो रिसेंटली आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया है, और ये पॉलिसी 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। यानी आपको 9 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है कि अगर आप में के गर्भ में है बच्चा तो आप बिल्कुल उसको जन्म दे सकते हैं, और उसके पहले अगर आपके 3 या 4 बच्चे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 जनवरी 2021 के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो आप याद रखिएगा, 2 चाइल्ड पॉलिसी असम की सरकार ने लॉन्च की है। असम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड द्वीप है, यानी कि नदी द्वीप है। उसका नाम क्या है? माजुली। ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर द्वीप है, आइलैंड है। तो आप याद रखेंगे असम में माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है? सेकी, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो आपका नीति आयोग सेकी जारी करता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या होता है? लर्निंग आउटकम चेक करता है सारे स्टेट्स का, क्लास 1 to लेके 8 तक सभी बच्चों का लर्निंग आउटकम चेक करता है कि वो जो सीख रहे हैं बेहतर ढंग से सीख रहे हैं या नहीं। नीति आयोग की इसमें हेल्प कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक नीति आयोग की इसमें हेल्प करता है। टोटल आपके 30 इंडिकेटर होते हैं जो आपका सेकी इंडेक्स होता है, और मैंने आपको बता दिया लर्निंग आउटकम पे आधारित होता है। जो इस बार इंडेक्स जारी हुआ है उसमें केरल ने टॉप किया है, यानी केरल बच्चों का लर्निंग आउटकम बेस्ट है। यूपी लोवेस्ट है, यूपी के बच्चे सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, आप याद रखिएगा। और बात करें अगर स्मॉल स्टेट्स की, तो उसमें मणिपुर में टॉप किया है स्मॉल स्टेट्स में। लार्ज स्टेट में आपका केरल हो गया, यूपी लोवेस्ट हो गया। स्मॉल स्टेट्स में आपका मणिपुर ने टॉप किया है, और यूटीज़ की अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की, तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। आप इतना याद रखेंगे, सेकी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, सरस आजीविका मेला कपाट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको बताना है कपाट किस मिनिस्ट्री की मार्केटिंग आर्म है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक मार्केटिंग आर्म है कपाट। कपाट का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये कपाट का फुल फॉर्म होता है। तो रिसेंटली कपाट ने सरस आजीविका मेला ऑर्गेनाइज किया है किसके अंतर्गत? जो आपका NRLM स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है ये, जो आपके 2015 में स्टार्ट की गई थी। उसी के तहत सरस आजीविका मेला ऑर्गेनाइज किया गया है कपाट के द्वारा। मैं बता दूं आपको, जो आपका सरस आजीविका मेला है उसका पर्पज़ है मेन कि जो रूरल विमेन SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं
उनको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, सिर्फ इसका पर्पज़ यही है। इसमें क्या होगा, जो अर्बन बायर्स हैं यानी शहरी खरीदार हैं उनको डायरेक्टली रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा, ताकि रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेन्स के हैं वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच सकें अर्बन बायर को। तो इसीलिए आपका सरस आजीविका मेला ऑर्गेनाइज किया गया है कपाड़ के द्वारा। रही DNRLM की बात, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो आपका 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, उसको हम आने वाली वीडियोस में पूरी तरह से कवर करेंगे, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी सुमन, इसका शॉर्ट फॉर्म है सुमन, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इसमें कुछ और राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया है। इसका पर्पज़ क्या है, जो MMR है मैटरनल मोर्टालिटी रेट और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, इसको ज़ीरो करना। तो यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं यानी नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, और जो मदर्स होती हैं बच्चे के जन्म देने के समय जिनकी मौत हो जाती है, उन दोनों को ज़ीरो करना। ये है आपके सुमन स्कीम का पर्पज़। इसके तहत आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ्स के लिए जो आपकी मदर्स होती हैं उनको और नए जन्मे बच्चे को दोनों को फ्री चेकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा दोनों के लिए। तो सुमन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है, हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इसमें 6 महीने का फ्री चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा मदर्स को और बच्चों को दोनों को। पर्पज़ है MMR और NMR दोनों को ज़ीरो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कायाकल्प अवार्ड, ये जो है हाई स्टैंडर्ड का सैनिटाइजेशन और हाइजीन मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है कायाकल्प अवार्ड। जो आपके जितने भी पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें आपके हॉस्पिटल भी आते हैं, क्लिनिक्स भी आते हैं, वहाँ पे जब वो हाई लेवल का हाई स्टैंडर्ड का सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करते हैं तो कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। 2015 से इस अवार्ड की स्टार्टिंग की गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। इस अवार्ड को स्वच्छ भारत मिशन 2015 से दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन आप सभी पता है 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसी की तर्ज पर आपका कायाकल्प अवार्ड देना शुरू कर दिया था, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ होते हैं, हाई लेवल का सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेनेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एंथ्रेक्स डिजीज चर्चा में थी। एंथ्रेक्स बीमारी क्यों चर्चा में थी, क्योंकि पवित्रा नेशनल पार्क में ये फैल गई थी। इसकी वजह से 2 एशियाटिक बोफेलोज यानी भैंसों की मौत हो गई थी। तो एंथ्रेक्स डिजीज़ इसी वजह से चर्चा में थी। आपको बताना है पवित्रा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है, तो ये असम में स्थित है आपका पवित्रा नेशनल पार्क। खास हमारे लिए क्या है, नाबार्ड का एग्जाम है, इसलिए हमारे एंथ्रेक्स डिजीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं आपको, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया जनित रोग है। जो सॉइल में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है, सॉइल में नेचुरली पाया जाता है, वहाँ से ये जानवरों में चला जाता है, फिर जानवरों में जाने के बाद ये उनकी स्किन, लंग्स हुआ, इंटेस्टिनल हुआ, उनको प्रभावित करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। रिसेंटली 2 एशियाटिक बुफेलोज की मौत हो गई। मैं बता दूं, हालांकि एंथ्रेक्स जो है कंटेजियस नहीं है, यानी इधर से उधर नहीं फैलता है, लोगों में, जानवरों में अपने आप नहीं फैलता है, लेकिन ये जूनोटिक जरूर है। जानवरों से इंसानों में जरूर फैल सकता है, इंसान से इंसान में नहीं फैलेगा, लेकिन जानवरों से इंसानों में फैल जाएगा। और एंथ्रेक्स एक जानवर से दूसरे जानवर में भी नहीं फैलता है, ये डायरेक्टली एक बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से ही जानवरों में फैलेगा, आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूं, एंथ्रेक्स रिसेंटली एंथ्रेक्स डिजीज़ के कारण आपके पवित्रा नेशनल पार्क में 2 एशियाटिक बुफेलोज की मौत हो गई। और एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया जनित रोग है, मनुष्यों में भी हो सकता है, जानवरों के द्वारा ही होगा, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये लॉन्च किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो आपका अमृत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में, आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, 5 वर्षों के लिए यानी फॉर 5 ईयर्स ये मिशन स्टार्ट किया गया था। इसका पर्पज़ था टोटल 500 सिटीज़ को इसमें कवर किया जाना था, जिनकी पॉपुलेशन अबव 1 लाख थी, यानी 1 लाख से ऊपर थी जिनकी पॉपुलेशन, उन 500 सिटीज़ को कवर किया जाना था। इसके तहत 65% अर्बन पॉपुलेशन कवर हो गई थी। तो आपका इनका कहना है कि अमृत मिशन सक्सेसफुल रहा था। तो इन्होंने फेज 2 भी इसका स्टार्ट कर दिया अमृत मिशन का। तो अमृत मिशन का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले ही 65% अर्बन पॉपुलेशन इसमें कवर हो चुकी थी, अब बची थी 35% अर्बन पॉपुलेशन, तो उसको कवर करने के लिए इसका 2nd फेज़ भी स्टार्ट कर दिया गया है अमृत मिशन का। तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूं, अटल अमृत मिशन आपका 500 सिटीज़ में है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। 2015 में स्टार्ट हुआ था 5 ईयर्स के लिए। वहीं आपका स्मार्ट सिटी मिशन जो है 100 सिटीज़ के लिए है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उन्नत भारत अभियान ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये आपका लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। मैं बता दूं 2014 में आपका उन्नत भारत अभियान लॉन्च किया गया था। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्नत भारत अभियान पार्ट 2 यानी उन्नत भारत अभियान 2.0 भी स्टार्ट कर दिया गया था
2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। जो 2014 में स्टार्ट हुआ था उसमें क्या था, जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं हाई लेवल के, उन सभी को 5 विलेजेस को गोद लेना था, यानी कि 5 ग्राम पंचायतों को गोद लेना था और उनका डेवलपमेंट करना था। बाद में जो आपका उन्नत भारत अभियान पार्ट 2 लॉन्च हुआ, उसमें टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उन सभी हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस को 5 विलेजेस को गोद लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। अप्रैल 2018 में आपका पार्ट 2 इसका लॉन्च हुआ है, उन्नत भारत अभियान। तो सिर्फ इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया? तो एमपी की कैपिटल भोपाल में इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें जो भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्हीं की मदद से आपका ई वेस्ट क्लिनिक इस्टेब्लिश किया गया है। मैं बता दूं आपके जो आपका सॉलिड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए थे, उसको फॉलो करते हुए ये ई वेस्ट क्लिनिक कार्य करेगा। मैं बता दूं आपको, भारत ई वेस्ट के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 5th प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे आपका यूएसए है, आप इतना याद रखिएगा। क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ई वेस्ट क्लिनिक के इस्टेब्लिशमेंट में योगदान कर रहा है, इसलिए आप उसके विषय में जान लीजिए। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 के वाटर एक्ट के द्वारा, इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसको जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो 1981 के एयर एक्ट के द्वारा की गई थी। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप सीपीसीबी हमें पढ़ा रहे हैं, हो सकता है ये एग्जाम ही ना पूछे। हाँ, हो सकता है आपसे ये एग्जाम में ना पूछे, लेकिन आपसे ये जो जरूर पूछ सकता है कि वाटर एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1974 में। एयर एक्ट भी पूछ सकता है आपसे कब पास हुआ था, तो 1981 में पास हुआ था। तो आप इतना याद रखेंगे, सीपीसीबी की स्थापना 1974 के वाटर एक्ट के द्वारा की गई थी और इसको पावर जो दी गई थी वो एयर एक्ट के द्वारा दी गई थी। एयर एक्ट का मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में वाटर एक्ट और एयर एक्ट का नाम यूज़ किया है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ डैम रिसेंटली ये बहुत न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सूख गया है। 20 वर्षों बाद यहाँ पे पानी आया था इस बार के मानसून में। आपको बताना है किस स्टेट में स्थित है। तो रामगढ़ डैम, रामगढ़ की शोले आपने सुनी होगी, रामगढ़ में शूटिंग हुई थी। तो जयपुर यानी राजस्थान, जयपुर से 22 किलोमीटर्स है आपका दूर रामगढ़ डैम। 20 वर्षों तक यानी 1999 में लास्ट टाइम यहाँ पानी देखा गया था रामगढ़ डैम में, उसके बाद ये सूख गया था। रिसेंटली जो मानसून आया था, आपको पता है 110% इस बार जो है बारिश हुई थी मानसून के मौसम में, तो रामगढ़ डैम में भी पानी पहुँच गया था। मेन सप्लाई रामगढ़ डैम में पानी की होती थी रोड़ा करके एक रिवर थी जो 20 साल पहले बहती थी, अब वो सूख गई थी, लोगों ने कब्जा कर लिया था उसकी ज़मीन पे। तो रोड़ा रिवर से मेन पर्पज़ था, पानी पहुंचता था यहाँ पे। हालांकि कुछ दिनों पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अब चंबल रिवर के द्वारा एक कैनाल निकाली जाएगी, यानी नहर निकाली जाएगी और उसके द्वारा रामगढ़ डैम में पानी प्रोवाइड किया जाएगा। तो रामगढ़ डैम चर्चा में था, मैंने आपको बता दिया, जयपुर के निकट 22 किलोमीटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 जो कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई, उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है क्राइम्स के मामले में? तो क्राइम्स के मामले में हमारी नेशनल कैपिटल ऑफ क्राइम्स आप याद रखिएगा टॉप पे है, दिल्ली टॉप पे है एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 में। अगर बात करें महिलाओं के खिलाफ क्राइम में सबसे टॉप पे कौन सी सिटी नहीं, स्टेट कौन सा सबसे टॉप पे है? तो आपका यूपी आगे है, पॉपुलेशन में भी आगे है, और वुमेन्स के खिलाफ क्राइम में भी यूपी आपका टॉप पे है। इस बार की जो रिपोर्ट जारी की है आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, उसमें कहा गया है स्टेट के खिलाफ, स्टेट यहाँ पे मैं एस कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कंट्री के खिलाफ, देश के खिलाफ अपराध कहाँ बढ़े हैं। स्टेट यहाँ पे आप देख लीजिए, स्टेट रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, यानी सरकार के खिलाफ बगावत कहाँ पे मैक्सिमम हुई है। तो हरियाणा में आपके सरकार के खिलाफ मैक्सिमम केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। टोटल 30% केसेस बढ़े हैं डायरेक्टली स्टेट के खिलाफ, लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है कई जगह पे, तो उसमें हरियाणा आपका टॉप है। तो टोटल जो आपके क्राइम हुए हैं उसमें दिल्ली टॉप है। वुमेन्स के खिलाफ क्राइम मैक्सिमम कहाँ इंक्रीज़ हुए हैं? तो यूपी में इंक्रीज़ हुए हैं। डायरेक्टली स्टेट्स के खिलाफ यानी गवर्नमेंट के खिलाफ मैक्सिमम क्राइम कहाँ हुए हैं? तो हरियाणा में हुए हैं। आप इतना याद रखिएगा। तो नेशनल एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी की, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। आप इतना याद रखेंगे 1986 में स्थापित किया गया था। इसका पर्पज़ क्या है? जो क्राइम्स होते हैं और क्रिमिनल्स होते हैं दोनों की रिपोजिटरी बनाता है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। तो सारे चीज़ों का आपको याद हो गया। मैं बता दूं आपका जो यूपी में है, महिलाओं के खिलाफ 6% की ग्रोथ देखने को मिली है महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स में। तो वुमेन्स के खिलाफ क्राइम्स में यूपी टॉप है और मैक्सिमम इंक्रीज़ भी हुआ है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979 में ऑर्गेनाइज हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब मैं बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए 2019 में होनी थी लेकिन कैंसिल हो गई कुछ कारणों से। देखिए अभी तक केवल मात्र 3 वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई हैं
फर्स्ट हुई थी 1979 में जिनेवा में, आप इतना याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? WMO, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में ही। तो सिर्फ इतनी ही न्यूज़ इसकी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ फैक्ट बहुत चर्चा में थे इस कॉन्फ्रेंस से रिगार्डिंग, तो वो मैं इंक्लूड करवा देता हूँ। देखिए, इटली वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने स्टूडेंट्स के सिलेबस में ही क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड कर दिया है, यानी कि अब कंपलसरी हो गया स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के विषय में पढ़ाने के लिए, तो बचपन से ही वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इटली पहला कंट्री बना है वर्ल्ड का। दूसरा फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि चीन ने ग्रीन लिविंग कैंपेन लॉन्च किया है, ग्रीन लिविंग कैंपेन चीन ने लॉन्च किया है। उसके अलावा रिसेंटली न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि 2050 तक वो ज़ीरो कार्बन एमीटर कंट्री बन जाएगा। हालांकि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें, जो आपका पेरिस क्लाइमेट एजेंडा है उसमें कहा गया है कि हमें 2100 तक जीरो कार्बन एमिशन करना है। हालांकि न्यूजीलैंड ने कहा है कि 2050 तक ही वो जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा। न्यूजीलैंड पहली कंट्री नहीं है, इसके साथ साथ 55 कंट्रीज़ ने भी कह रखा है। तो ये कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट थे वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए चर्चा करते हुए हमने ये कवर कर लिया, आप रखिएगा। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हाईएस्ट डिक्लाइन किस स्टेट में हुआ है? तो मैं बता दूं, रिसेंटली मैंने आपको बताया था इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 2014-16 में 130 था, वो अब घट के 122 हो गया है, यानी 8 पॉइंट का डिक्रीज़ हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, यानी 6.2% का। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो आउट ऑफ 1 लाख डिलीवरी, यानी महिलाएं जो बच्चों को 1 लाख बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनमें से 1 लाख बच्चों को जन्म देते हुए 130 महिलाएं मर जाती थी पहले, अब वो घट के 122 हो गई हैं। इंडिया ने 8 पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखाया है। मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किसने दिखाया है? तो आपके कर्नाटक ने दिखाया है, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आपके कर्नाटक में हुआ है, अर्थात डिक्लाइन हुआ है महिलाओं की मृत्यु में। तो आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, अगर वही बात करें कि मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, तो आपके यूपी और एमपी में मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है, यानी वहाँ पे 1 लाख बच्चों को जन्म देने में मैक्सिमम महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। मैं बता दूं आपको, इंडिया का इसमें MMR 122 हो गया है आउट ऑफ 1 लाख डिलीवरीज। ग्लोबल MMR कितना हो गया है? तो 211 है ग्लोबल MMR, आप इतना याद रखिएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनका एम है 2030 तक MMR को घटाकर 70 से नीचे लाना। ये हो गया आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एम। जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका एम क्या है? उसका एम है कि 2025 तक MMR को 100 तक लाना। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है उसको 11 से अधिक स्टेट जो है अचीव कर चुके हैं। इंडिया में इस समय सबसे बेहतरीन MMR किसका है? तो 42 है केरल का, आप याद रखिएगा। मैक्सिमम डिक्लाइन किस में हुआ है MMR में? तो कर्नाटक में हुआ है। मैक्सिमम यानी सबसे बेहतरीन MMR किस स्टेट का है? तो केरल का है। MMR जितना डाउन होगा उतना ही बेहतर होगा, आप जानते ही हैं। मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ हुआ है MMR में? तो यूपी में हुआ है, फिर MP में हुआ है, आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, और उसके अलावा सिर्फ आप इतना याद रखिए कि केरल का मैंने आपको बता दिया, मिनिमम MMR मैंने आपको बता दिया कि केरल का है, यानी कि 1 लाख बच्चों को जन्म देते हुए मात्र 42 महिलाओं की ही मौत होती है, यानी 42 महिलाओं की मौत होती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम MMR कहाँ है, यानी कहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है बच्चों को जन्म देते हुए। तो 1 लाख बच्चों को जन्म देने में 229 महिलाओं की मौत हो जाती है असम में। तो आप इतना याद रखेंगे। हाईएस्ट MMR असम का है, लोवेस्ट MMR केरल का है। मैक्सिमम इंक्रीज़ किसने किया है MMR में? तो यूपी और MP ने इंक्रीज़ किया है। मैक्सिमम डिक्लाइन कहाँ हुआ है MMR में? तो कर्नाटक में हुआ है। इंडिया का MMR कितना है? 122 आउट ऑफ 1 लाख है, जो 130 आउट ऑफ 1 लाख था। ग्लोबल MMR कितना है? तो 211 यानी 211 है, आप इतना याद रखेंगे। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आ गया होगा तो प्रीवियस वीडियो मैंने कंप्लीट करवाया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन एक पॉलिसी में अमेंडमेंट कर रहा है, इसके तहत SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में भी वो अमेंडमेंट कर देगा। आपको बताना है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स किससे संबंधित हैं? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं आपके सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। एक कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाले एडिबल प्रोडक्ट्स को ये कह के बैन कर देती है कि आपके प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा है, यानी जो आप कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को उगाने में, तो उसका जो फल बन रहा है उसमें पेस्टिसाइड का कुछ अंश चला जाता है, तो उसकी मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा है जो हमारे यहाँ लोगों की हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। वो सारे मेजर्स यानी ये सारे कदम जो है आपके सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में आते हैं। तो अगर ऐसा करके कोई कंट्री हमारे प्रोडक्ट को बैन कर देती है तो हम WTO में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने कहा है
कि अगर मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट जो पहले 2 मिलीग्राम पर केजी थी उसको घटा के यूरोपियन यूनियन ने 0.2 मिलीग्राम पर केजी कर दिया है मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। यानी कोई पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर किसी प्रोडक्ट में 0.2 मिलीग्राम पर केजी से अधिक है तो आपके प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन ये कह के मना कर सकता है लेने से कि आप सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इशूज़ जो है वायलेट कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो जब एकदम से ये इतना कम कर देगा तो उसको मेंटेन करना आसान नहीं होगा किसी भी कंट्रीज़ के लिए। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन एक पॉलिसी ला रहा है जिसके तहत वो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट में जो है अमेंडमेंट कर रहा है जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स को वायलेट कर रहे हैं WTO के। इसीलिए कुछ कंट्रीज WTO में चली गई हैं, आप इतना याद रखिएगा। तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरीज मेजर्स WTO से रिलेटेड हैं। कोई भी कंट्री आपके प्रोडक्ट्स को जो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कहकर लेने से मना कर सकती है कि आपके प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा है, अगर उनको हम लेंगे तो हमारे यहाँ जो लोग इनको खाएंगे, सेवन करेंगे, उनकी मृत्यु हो सकती है या फिर उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। तो इसके विरोध में कुछ लोग WTO चले गए हैं। WTO के विषय में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो 2014 में लॉन्च किया गया था। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत 2014 में। आप इतना याद रखिएगा। इंडिया जो है आपका हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना, आप इतना याद रखिएगा। ये जो आपका मिशन था MIDH, ये 12th फाइनेंशियल ईयर प्लान के तहत ही था, यानी 5 वर्षों के लिए ही था। 2012 से लेके 2017 तक के लिए ही था, यानी कि 2014 में लॉन्च हुआ होगा तो 2017 में इसको समाप्त हो जाना था, लेकिन बाद में मोदी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया था। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं आपके हॉर्टिकल्चर्स की, तो इसमें आपके फल और सब्जियां आती हैं, यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। ये जो आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जहाँ अन्य सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट 60% रहता है, वहीं इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट 85% है। आप इतना याद रखिएगा, यानी 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी स्टेट 15% देंगे, और वहीं जो स्पेशल स्टेट्स हैं उनके लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो आप इतना याद रखेंगे। अब ये होगी आपकी स्कीम की बात। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लागू की गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 85:15 का रेशियो है सेंटर और स्टेट के बीच में। कुछ और बातें करते हैं। इंडिया हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकंड पायदान पे है, आप इतना याद रखिएगा। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड। आप सभी ने देखा होगा, आपको बताना है कितने न्यूट्रिएंट्स के विषय में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो 12 न्यूट्रिएंट्स के विषय में हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस। ये आपके पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये आपके 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपके बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और pH वैल्यू की भी हमें इंफॉर्मेशन आपका सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करता है। बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की। तो फरवरी 2015 में हमारे PM मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान से इस स्कीम की शुरुआत की थी। प्रत्येक आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष पे आपके हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। एक है आपका रेन फेड एरियाज़ के लिए, यानी बारिश पे जो डिपेंडेंट हैं, वहाँ पे 10 हेक्टेयर लैंड का एक सैंपल लिया जाता है, और उस लैंड ग्रिड में जितने भी किसान आते हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं इरीगेटेड एरिया के। जो इरीगेटेड एरिया होते हैं उसमें 2.5 हेक्टेयर लैंड पार्ट के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो हर 3 वर्ष पे 10 हेक्टेयर और 2.5 हेक्टेयर, ये 2 क्राइटेरिया हो गए। कौन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये जो है इम्प्लीमेंट करता है। फेज़ 1 जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, उसके तहत आपके 10.74 करोड़ फार्मर्स को शामिल किया गया था। उसके बाद सेकंड फेज़ में अभी तक 11.69 करोड़ फार्मर्स इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था सॉइल हेल्थ कार्ड आने के बाद से केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ में 8 to 10% का डिक्रीज़ आया है। तो आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आने के बाद कहा गया है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ में 8 to 10% का डिक्रीज़ आया है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका 5 to 10% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये 2 फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है इंटरेस्ट सबवेंशन फार्मर्स को देने के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। तो जो आपके फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है, कुछ लोगों ने कहा था कि आप इंटरेस्ट सबवेंशन पूरा का पूरा दे दें। अभी आपको पता है कि 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, और फिर 4% का दे दिया जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन, इस तरह से सबवेंशन दिए जाते हैं, लेकिन पूरा इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दिया जाता है। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, सारंगी कमेटी। तो UC सारंगी उसके हेड थे, उस पर रिकमेंडेशन देनी थी इंटरेस्ट सबवेंशन पे।
उसकी विषय में कोई जानकारी नहीं है कि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी। हालांकि इन्होंने इतना जरूर कहा था कि अभी तक फार्मर्स को 1.6 लाख का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं कई सारे फार्मर्स मिलके, तो उनको 25 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन देना चाहिए। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। तो दोनों फैक्ट, 1.6 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन सिंगल फार्मर्स को दिया जाता है अभी भी, और इन्होंने सजेस्ट किया था कि 25 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर किस स्टेट में स्थित है? तो आपके भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में स्थित है। 1996 में ये इंस्टीट्यूट जो आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वुमेन्स के लिए, ये भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। जो मैंने एग्रीकल्चर सेंसस की वीडियो बताई थी उसमें मैं आपको बताया था कि टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग्स में जो पहले वुमेन्स पार्टिसिपेशन था 12.78% था, अब टोटल ऑपरेशन होल्डिंग में वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़कर 13.96% हो गया है। तो ऑपरेशनल एरिया ले लो या फिर आप ऑपरेशनल होल्डिंग्स ले लो, दोनों में वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इंडिया और यूएसए यानी अमेरिका की पहली ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं वाली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज HADR कंडक्ट हुई किस सिटी में? तो विशाखापट्टनम में इंडिया और यूएसए की पहली ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। इस एक्सरसाइज का आप नाम नोट कर सकते हैं, टाइगर ट्रायम्फ इस एक्सरसाइज का नाम था। इसमें हमारे देश की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया और यूएसए की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार इंडिया और यूएसए की तीनों सेनाओं ने कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट की है। टाइगर ट्रायम्फ उसका नाम है, विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है PMG दिशा प्रोग्राम में कितने लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाएगा? तो इसका टारगेट था 6 करोड़ यानी 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट करना। मैं बता दूं आपको, इनका टारगेट है PMG दिशा स्कीम का 2020 तक प्रत्येक घर से एक सदस्य को पर फैमिली 1 पर्सन डिजिटली लिटरेट होना ही चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये स्कीम है और वही ऑल ओवर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 2017 में आपको पता है PMG दिशा स्कीम लॉन्च की गई थी, तो मिनिस्ट्री भी आपको पता चल गई, इसका टारगेट भी पता चल गया और कब लॉन्च की गई थी ये भी आपको पता चल गया। इसके अलावा मैं बता दूं एक और स्कीम थी जिसको टाटा ट्रस्ट और गूगल ने लॉन्च किया था, उसका नाम था इंटरनेट साथी। इसका पर्पज़ था डिजिटल लिटरेसी को और मैक्सिमम लेवल तक कैसे प्रोवाइड करना लोगों में। तो इंटरनेट साथी प्रोग्राम टाटा ट्रस्ट और गूगल का कंबाइंड प्रोग्राम है, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, केरल इंडिया का पहला स्टेट है जिसने यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस को बेसिक राइट बनाया है, यानी कि सभी को इंटरनेट का अधिकार है। केरल इंडिया का पहला स्टेट है जिसने इंटरनेट एक्सेस को यूनिवर्सल यानी बेसिक राइट बनाया है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पेट्रोल और डीजल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी नेटवर्थ की आवश्यकता है? तो पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको पेट्रोल डीजल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आउटलेट ओपन करने हैं, तो कम से कम 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना ही चाहिए। अब इसको हटा दिया गया है, अब कहा गया है कि अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ है तो आप इंडिया में पेट्रोल डीजल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आउटलेट्स ओपन कर सकते हैं। तो ये आपकी एक कंडीशन हो गई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक कंडीशन ये रख दी है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन थी कि अगले 3 वर्षों में आपको जो न्यू ग्रीन अल्टरनेटिव फ्यूल है, जैसे आपका CNG हुआ, LNG हुआ, लिक्विफाइड आपकी नेचुरल गैस या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स हैं, इनमें से किसी एक का इंस्टॉलेशन भी करना होगा। यानी पेट्रोल डीजल तो आप बेचना स्टार्ट कर ही देंगे अभी से, लेकिन अगले 1 वर्ष में आपको CNG या LNG या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर भी अवेलेबल करवाने पड़ेंगे किसी न किसी आउटलेट पे। आपको एक ग्रीन टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड इनकी जो है कंडीशन ये भी है कि टोटल आउटलेट्स का 5% टोटल आउटलेट्स का रिमोट एरियाज़ में होना चाहिए। इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको 250 करोड़ नेटवर्थ जरूर याद रखना है क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम है और फाइनेंशियल फैक्ट जरूर पूछते हैं। पहले ये 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था जिसको घटा के 250 करोड़ का नेटवर्थ कर दिया गया और नेटवर्थ की परिभाषा आपको पता होगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये होता है आपका नेटवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि वो स्मार्ट फूड की न्यूट्रिशनल स्टडी करेगा? तो स्मार्ट फूड की न्यूट्रिशनल स्टडी कौन करेगा? ICRISAT, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इन्होंने कहा है कि ये स्मार्ट फूड्स की न्यूट्रिशनल स्टडी करेंगे। मैं बता दूं, इस स्टडी में इनका यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग जो इंग्लैंड में स्थित है वो भी हेल्प करेगा। तो पहली बात तो आपको स्मार्ट फूड पता होना चाहिए। वो फूड्स जो गुड फॉर हेल्थ होते हैं, गुड फॉर प्लैनेट्स भी होते हैं, यानी कि लो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है इनकी, और
गुड फॉर फार्मर होते हैं, यानी कि किसानों को भी अधिक इनकम जनरेट करके देते हैं। तो ये तीनों कंडीशन अगर पूरा करते हैं तो वो आपके होते हैं स्मार्ट फूड। इस समय इस कैटेगरी में सिर्फ 5 क्रॉप्स आ रही हैं आपकी। मिलेट्स हुआ आपका, सोरगम हुआ आपका, चिक पी हुआ आपका, पिजन पी हुआ और ग्राउंड नट्स हुआ। तो ये आपके 5 फूड आपके स्मार्ट फूड में आते हैं। मैं बता दूं इक्रिसेट ने इनकी न्यूट्रिशनल स्टडी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इक्रिसेट ने एक और डेवलपमेंट किया है। रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि चिक पी, जो आपकी चिक पी होती है, जो जिसको आप छोला कहते हैं, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट जीन की खोज कर ली है आपके इक्रिसेट ने। आपको पता है चिक पी यानी जो छोला होता है वो मोस्टली कोल्ड एरियाज़ में ही उगाया जाता है, यानी कि इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन इसमें एक ऐसा जीन है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, उसकी खोज आपके इक्रिसेट ने कर ली है। इस जीन की वजह से आपका जो छोला है यानी कि चिक पी, उसको 38 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उगा सकते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। इक्रिसेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। यहाँ पे देखिएगा इक्रिसेट हैदराबाद में स्थित है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18,000 बर्ड्स की रिसेंटली मृत्यु हो गई एवियन बॉटुलिज्म से, किस स्टेट में? तो राजस्थान की सांभर लेक में 18,000 पक्षियों की मृत्यु हो गई है एवियन बॉटुलिज्म से। मैं बता दूं जो एवियन बॉटुलिज्म है ये क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम BOTULINUM क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक बैक्टीरिया से होता है आपका एवियन बॉटुलिज्म। रिसेंटली 18,000 पक्षियों की मौत हो गई है आपकी सांभर लेक में। तो आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको जो आपका ये आपका क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होता है बैक्टीरिया, इससे जो आपका सॉल्ट वाटर होता है उसका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से कई पक्षियों की मौत हो गई आपकी सांभर लेक में। कभी आपसे ये पूछ लेते हैं इंडिया की इनलैंड सबसे बड़ी वाटर सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो सांभर लेक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हो कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो आपकी चिल्का लेक इंडिया की और एशिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। आप इतना याद रखेंगे। तो एवियन बॉटुलिज्म 18,000 पक्षियों की मौत हो गई। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है और कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है किस ऑयल कंपनी ने हाई ऑल्टीट्यूड विंटर ग्रेड फ्यूल का निर्माण किया है लद्दाख रीजन में सप्लाई के लिए? तो रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विंटर ग्रेड फ्यूल डीजल और पेट्रोल का निर्माण किया है ताकि लद्दाख रीजन में यूज़ किया सके। ये जो आपका पेट्रोल डीजल है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जमता नहीं है। तो आप इतना रखेंगे। इसके अलावा आपसे कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहले इंडिया की ऑयल कंपनी कौन सी है जिसने BS6 ग्रेड फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही इंडिया की पहली कंपनी है जिसने BS6 फ्यूल प्रोवाइड किया है लोगों को। और कब से सबसे पहले कहाँ प्रोवाइड किया है? तो न्यू दिल्ली में प्रोवाइड किया है। आप इतना याद रखिएगा। कलश बांधुरी प्रोजेक्ट रिसेंटली चर्चा में था। आपको बताना है किस स्टेट में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है आपका कलश बांधुरी प्रोजेक्ट। आप याद रखिएगा। मैं बता दूं इसमें क्या हो रहा है, जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो मांडवी या महादाई रिवर जो कि आपके गोवा की लाइफलाइन है, उसमें उससे वाटर लेके आपका मलप्रभा बेसिन में ट्रांसफ़र कर रहा है। मलप्रभा बेसिन जो है आपका वो कृष्णा बेसिन का पार्ट है, यानी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपकी मलप्रभा रिवर। उसी में मांडवी से पानी लेके आपका कर्नाटक स्टेट ट्रांसफ़र कर रहा है कलश बांधुरी प्रोजेक्ट के तौर पे। बता दूं कलश बांधुरी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है कौन? गोवा। गोवा क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि जो आपकी महादाई या फिर जिसका दूसरा नाम मांडवी रिवर है वो गोवा की लाइफलाइन है, और अगर उससे वाटर लेके ये मलप्रभा बेसिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं कलश बांधुरी प्रोजेक्ट के तौर पे, तो गोवा में वाटर सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए गोवा इसका विरोध कर रहा है। तो आप ये याद रखिएगा। कलश बांधुरी प्रोजेक्ट महादाई रिवर से रिलेटेड है, वो कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें महादाई यानी मांडवी रिवर से वाटर को वो मलप्रभा बेसिन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मलप्रभा आपकी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। आप इतना याद रखेंगे। और आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।